Hello students and welcome to set 4 of CG Board Class 8 Science Model Question Papers। इंस्ट्रक्शंस वही रहेंगे जैसा हम लोग सेट 1 में देखे थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स में फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज्ड इन मेकिंग कोम्स। कोम्स बनाने में कौन से टाइप का प्लास्टिक यूज़ होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ए और बी दोनों, या फिर ना तो ए और ना ही बी। तो कोम्स बनाने में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं। थर्मोसेटिंग्स वो सारी प्लास्टिक्स हैं जिनको हीट करने के बाद में वो मेल्ट हो जाते हैं और आप उसको दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब आप कोम्ब देखते हैं तो ऑब्वियसली वो जो प्लास्टिक है वो हीट करने से मेल्ट हो जाएगा, वो आपको देख के ही समझ आता है। तो ये थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है। वहीं पे जैसे हम लोग अगर कुकर के हैंडल्स देखें, वो भी प्लास्टिक होता है, बेकेलाइट होता है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर आता है क्योंकि उसको हीट करने से वो मेल्ट नहीं होता है। देन क्लोथ्स ऑफ फायरमैन आर मेड फ्रॉम। जो फायरमैन होते हैं उनका क्लोथ किस चीज़ का बना हुआ होता है? टेफ्लॉन, मेलामाइन, बेकलाइट या थर्मोप्लास्टिक। तो यहाँ पे मेलामाइन जो है वो इसका आंसर है। जो फायरमैन्स होते हैं उनके क्लोथ मेलामाइन के बने हुए होते हैं क्योंकि वो हीट से मेल्ट नहीं होते हैं। देन द कॉज ऑफ हीटिंग अप ऑफ आर एटमोसफियर इज। हमारे एटमोसफियर के हीट होने का क्या रीज़न है? और ओजोन लेयर? नहीं, वो तो प्रोटेक्ट करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट? यस, ये इसका आंसर है। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस तो नेचर में प्रेजेंट है ही। तो यहाँ पे आप लिखोगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर अगर एग्जाम्पल में दिया होगा ऑप्शन में ग्रीन हाउस गैसेस तो वो आप लिख सकते हैं। देन कार्बन एलोट्रॉप ऑफ 60 एटम्स इज। कार्बन 60 ये बोला जाता है चारकोल को, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारकोल। देन ड्राई आइस इज। ड्राई आइस जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। देन फोर्थ नंबर, सिक्स नंबर, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ बंगाल ग्राम आर। जो भी सारे ग्राम्स होते हैं ना, मतलब पल्सेस, उनके रूट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है वो होता है राइजोबियम, जो कि एक टाइप का बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बैक्टीरिया। देन मशरूम इज अ डैश। मशरूम जो है वो फंगस है एक टाइप का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फंगी। देन ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हाट एल्स इंक्रीजेस। साउंड का फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसका पिच भी बढ़ जाता है, ये हम लोग इससे पहले वाले सेट में भी देखे हैं, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। देन टू हियर द इको क्लियरली मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी। अगर इको आपको सही से सुनना है तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 17 मीटर का डिस्टेंस चाहिए, ताकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इतना दूर रहे तो आपका वॉइस जो है वो उस पर जाके बाउंस बैक होकर के आप तक वापस आए। देन इन सिंपल वोल्टिक सेल इलेक्ट्रोलाइट इज। ये भी हम लोग 2-3 बार देख चुके हैं। तो सिंपल वोल्टिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश सेल इज यूज्ड इन वॉच, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इन सब जगह पे वोल्टिक सेल यूज होता है। रिमूविंग द हस्क फ्रॉम ग्रेन। ग्रेन में से हस्क को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको विनोइंग बोलते हैं। देन टू मेक द फूडर ऑफ डेयरी एनिमल्स मोर न्यूट्रिटिव डैश एंड डैश आर रियर्ड। किसी भी डेयरी एनिमल का जो फूडर होता है, मतलब उसको जो खाना दिया जाता है, उसको और ज़्यादा न्यूट्रिटिव बनाने के लिए उसमें मस्टर्ड और कॉटन डाला जाता है। Then, if a healthy child suddenly starts sneezing and there is a watery discharge from his nose, then he may be suffering from dash disease। अगर एक हेल्दी चाइल्ड है और उसको अचानक से क्या हो गया, स्नीजिंग होने लगा, वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है उसके नोज से, तो हम लोग बोलेंगे कि उसको कफ और कोल्ड हो गया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कफ एंड कोल्ड। देन अ चाइल्ड हैज़ वन ऑफ हिज लेग्स swollen एंड फैट एंड द अदर वन नॉर्मल साइज, देन ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश डिसीज। अगर एक पैर जो है वो स्वेल हो गया है, ये अभी अगर आप देखोगे करेंटली भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा आपको सुनने के लिए मिल रहा है, एलिफेंटाइसिस या फिलेरिया जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एक लेग जो है वो स्वेल हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर आप लिखोगे फिलेरिया डिसीज। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्लोथ आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। क्लोथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर शुड नॉट बी worn while वर्किंग इन किचन। वाई? किचन में काम करते वक्त सिंथेटिक फाइबर्स से बने हुए क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, इसका क्या रीज़न है? तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ईजिली फायर कैच कर लेते हैं और मेल्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो आपकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, इसीलिए सिंथेटिक क्लोथ्स को नहीं पहनना चाहिए किचन में। आंसर करेंगे, इफ़ क्लोथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर्स
they melt and stick to a body of the person. Therefore, clothes made up of it should not be worn while working in kitchen. Then glass is denser than water, so glass is denser than water, so will the refractive index of air to glass and water to air be more or less. ग्लास जो है वो वाटर से ज़्यादा डेंस है. डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम जैसे कंपेयर करते हैं तो ग्लास इज डेंसर देन वाटर. और वहीं पे एक और टर्म लिया है एयर. एयर जो है वो सबसे रेयर है यहाँ पे इन तीनों के केस में. सबसे रेयर जो है वो एयर हो जाएगा, उससे डेंस वाटर और उससे डेंस ग्लास. तो आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास और एयर टू वाटर कौन सा ज़्यादा और कम होगा. तो ग्लास इज़ मोर डेंसर देन वाटर. ग्लास जो है वो ज़्यादा डेंस है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास इज़ मोर. एयर से जब ग्लास में जाएगा तो ज़्यादा होगा, जबकि एयर से जब वाटर में जाएगा तो कम हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेंस है. इन दोनों के डेंसिटी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, तो उस केस में एयर टू ग्लास वाला जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा. Then distilled water is a poor conductor of electricity but tap water is a conductor of electricity. Why? तो जो डिस्टिल वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और टैप वाटर गुड कंडक्टर है. इसका रीज़न ये है कि डिस्टिल वाटर में कोई भी सॉल्ट या फिर मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में हेल्प करता है. इसीलिए ये पुअर कंडक्टर हो जाता है. वहीं पे टैप वाटर में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स और सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, इसके वजह से वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. तो आप आंसर लिखोगे distilled water do not contain salts, thus electric current does not pass through it. Thus it is a poor conductor of electricity, whereas tap water is not pure. A small quantity of mineral salts are dissolved in it, therefore it is a conductor of electricity. Then question number 5 है what are the new irrigation techniques. ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सेट 1 में, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया है. देन उसके बाद में हाउ डज द शेप ऑफ एरोप्लेन रिड्यूस फ्रिक्शन. एक्सप्लेन. जो एरोप्लेन का शेप है वो कैसे फ्रिक्शन को कम करता है. तो जो एरोप्लेन का फ्रंट पार्ट होता है वो पॉइंटेड रहता है, जिसके वजह से वो फ्रिक्शन को कम करता है. तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्रंट पोर्शन ऑफ एरोप्लेन इज पॉइंटेड बाय विच फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड. देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मलेरियल पैरासाइट एंड इट्स कैरियर. मलेरियल पैरासाइट का क्या नाम है और उसके कैरियर का. तो मलेरियल पैरासाइट जो है वो प्लाज्मोडियम है, जो कि एक टाइप ऑफ प्रोटोजुआ है, और उसके बाद में इसके कैरियर जो है वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 7. देन क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा है विच इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम. ये भी हम लोग देखे हैं कि जो आउटर मोस्ट रीजन होता है फ्लेम का वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है. तो यहाँ पे आप लिखोगे द आउटर मोस्ट एरिया ऑफ फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट जोन. यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो अबाउट 18,000 डिग्री सेल्सियस का होता है. आप यहाँ पे पूरा कैंडल बना करके और फिर ये वाला इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. देन क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डज लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट. ये भी हम लोग देखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करते हैं तो वो इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसके वजह से जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है. तो यहाँ पे इसका इक्वेशन भी दे दिया. लाइम वाटर है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशन से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि एक्चुअल में चूना है, और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. देन 3 डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. इंपॉर्टेंट है 3 नहीं, इससे ज़्यादा डिफरेंसेस आप याद करोगे. जैसे जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है. ये एक हम लोग को डिफरेंस मिल गया. दूसरा, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं. प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और वहीं पे एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. और यहाँ पे आप देखोगे प्लांट सेल में जैसे और भी सारे डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं, और वैसे ही एनिमल सेल के बीच का भी. तो इनका काफ़ी सारा डिफरेंस प्लस इन दोनों का डायग्राम आपको ज़रूर देखना है. देन क्वेश्चन नंबर 11 विच फूड आइटम्स हैव विटामिन ए बी एंड सी इन देम. व्हाट आर द डिसीजेस कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी. दैट मीन्स आपको वाइटामिन्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि उनका सोर्स, और उसके बाद उनके डेफिशिएंसी डिसीजेस को पढ़ना है. तो वाइटामिन ए जो है वो मिल्क एग यॉक, एग यॉक दिया है, मतलब कि एग का जो येलो वाला पोर्शन है, और मिल्क हो गया, लिवर और ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटो, कैरेट, इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होता है. इसके डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है. विटामिन बी जो है वो ग्रेन्स में, मटन में, मिल्क में, कर्ड में, बटर में, एग में यहाँ पे प्रेजेंट होता है. इसके डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, जो कि डिफॉर्म्ड वर्टिब्रल कॉलम, इसका एक बोल सकते हो एनीमिया, मतलब कि ब्लड लॉस, ब्लड का कमी बॉडी में. डिफॉर्म्ड वर्टिब्रल कॉलम
यानी कि आपका जो पीठ वाला हिस्सा होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो यहाँ पे सही शेप में नहीं रहती है। और सबसे मेजर जो है विटामिन बी का वो बेरी है। देन विटामिन सी, ये गूसबेरीज में, ऑरेंज में, लेमन में, सारे ही सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। इसके डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी मीन्स ब्लीडिंग गम्स, एक उसका आप वैसे समझ सकते हो। देन वाई इज़ बैलेंस डाइट नेसेसरी। बैलेंस डाइट क्यों नेसेसरी होता है? तो हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, उन सबको एनर्जी चाहिए होता है, उन सब के होने के लिए। और वो एनर्जी जो है वो हम लोगों को डाइट से मिलता है, इसलिए एक बैलेंस डाइट जो है वो नेसेसरी है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, मैनी फंक्शंस टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी फॉर विच वी नीड एनर्जी, दस वी गेट दस वी कैन गेट फ्रॉम बैलेंस डाइट। देन उसके बाद में सेकेंड पॉइंट, फूड हेल्प टू डेवलप न्यू पार्ट्स। द बॉडी ऑफ द चिल्ड्रेन आर हु आर continuously growing. If they do not get a balanced diet, their body will not develop properly. तो फूड जो है वो न्यू पार्ट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। साथ ही में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वो जो प्रीवियस बॉडी पार्ट्स हैं, जो कि कहीं किसी में कहीं चोट लग गया है या कुछ ऐसा डिफॉर्मिटी आ गया है, तो उसके रिकवरी में भी जो बैलेंस डाइट है वो यूज़फुल रहता है, मतलब डाइट जो है वो यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे आप जैसे लिखें कि बॉडी जो है चिल्ड्रंस का वो कंटिन्यूसली ग्रो होता रहता है, तो उसको बैलेंस डाइट चाहिए ताकि वो प्रॉपरली ग्रो हो, नहीं तो डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। और वही वियर एंड टियर जो आपके बॉडी में हो गया है कंटिन्यूसली, आपका बॉडी क्योंकि कुछ ना कुछ वो काम कर रहा है, तो अंदर कुछ ना कुछ लॉस होता रहता है, तो उसका रिप्लेसमेंट चलता रहता है। उस चीज़ के लिए आपको बैलेंस डाइट चाहिए। देन वाइटामिन्स और मिनरल्स जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो आपको डिसीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी आपको बैलेंस डाइट से ही मिलते हैं। Then short answer type questions. Question number 13. Industrial manufacturer of synthetic fiber is helpful. Industrial manufacture of synthetic fiber is useful in the conservation of forest. Explain. जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर है किसका? सिंथेटिक फाइबर्स का, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉरेस्ट को कंजर्व करने में। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना नेचुरल फाइबर्स बनाने के लिए, वो सब प्लांट से ही आते हैं और उसके लिए प्लांट्स को कट करना पड़ता है, यानी कि फॉरेस्ट को क्लीन करना पड़ता है। वहीं पे जो रॉ मटेरियल होते हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स के, इसमें जो है वो प्लांट्स का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ जो है वो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं इसके रॉ मटेरियल्स। तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर अगर सिंथेटिक फाइबर्स का होगा तो इसके वजह से जो फॉरेस्ट है वो कंजर्व हो सकते हैं। तो आंसर लिखोगे, रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नेचुरल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। दस रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड बाई कटिंग ऑफ ट्रीज विच इंक्रीज फॉरेस्ट एबॉलिशन, whereas raw material of synthetic fiber is petrochemicals. This way, industrial manufacture of synthetic fiber is helpful in the conservation of forest. Question number 14. Burning of candle is a chemical reaction. Give the properties connected with this. तो जो कैंडल है उसके बर्न होने का जो प्रोसेस है वो केमिकल रिएक्शन है, तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आपको लिखने हैं। तो जो कैंडल है वो पैराफिन वैक्स का बना हुआ होता है और इसका मेन कंपोजिशन जो है वो बेसिकली कार्बन होता है। और जब कैंडल बर्न होता है तो ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा। बर्निंग या कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ मिक्स होना। तो ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। अब इस रिएक्शन में जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। इस रिएक्शन में जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड में, इसलिए जो हीट और लाइट एनर्जी है वो भी जनरेट होता है। और क्योंकि कोई चीज़ जल रहा है तो हीट और लाइट तो जनरेट होगा ही। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड और जनरेट हुआ हीट एंड लाइट एनर्जी, ये सब प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड मेलोडियस साउंड। तो जो साउंड हम लोगों को प्लेजेंट नहीं लगता है, हमारे ईयर्स को अच्छा नहीं लगता है सुनने में, उसको नॉइस बोला जाता है। वहीं पे वो सारे साउंड्स जो प्लेजेंट होते हैं हमारे ईयर्स के लिए, मतलब सुनने में अच्छे लगते हैं, उनको मेलोडियस साउंड बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, द साउंड विच इज़ नॉट प्लेजेंट टू आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइस, द साउंड विच इज़ प्लेजेंट टू आवर ईयर्स इज कॉल्ड अ मेलोडियस साउंड। उसके बाद जो नॉइस है वो नॉन हारमोनियस वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब नॉन हारमोनियस वाइब्रेशंस से नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। और जब हारमोनियस वाइब्रेशंस होते हैं तो यहाँ पे मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉइज़ के एग्जांपल में साउंड ऑफ बुलेट फायर्ड या फिर साउंड ऑफ हॉर्न, और वहीं पे मेलोडियस साउंड में वाइब्रेशंस ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये आपको बताने हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या कॉजेस हैं।
तो कॉजेस में लिखोगे जो ब्रिजेस और ऑटोमोबाइल व्हीकल्स होते हैं उनको प्रिवेंट करना होता है रस्टिंग से, तो इसके लिए आयरन के ऊपर में जिंक का एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, ये एक कॉज हो गया। दूसरा जो आयरन बॉक्स होते हैं जिनको कि स्टोरेज में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फूड मटेरियल्स को स्टोर करना है, तब उस केस में आयरन जो है वो डायरेक्टली फूड के साथ कांटेक्ट में ना आए, इसके लिए उसको टिन से इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया जाता है। इसके बाद में जो मेटल ओर्स होते हैं उसको अगर ऑब्टेन करना है, मेटल ओर्स में से प्योर मेटल्स को ऑब्टेन करना है, उस जगह पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम आता है। Then the process of electroplating. By the process of electroplating, ornaments are made by coating a layer of gold or silver metal on the cheap metal objects. जो cheap metal objects हैं, जैसे कि हम लोग बोल देंगे कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में तो चीप है, तो वहाँ पे कॉपर के ऊपर में गोल्ड और सिल्वर का कोटिंग करके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये सारे कॉजेस या फिर इसी सारे को आप लोग यूजेस बोल सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। देन क्वेश्चन नंबर 17 है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम पे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल लेयर्ड राउंड या फिर रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसका जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत ही पतले पतले फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं। यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी सेंटर है, क्योंकि जो एनर्जी है वो यहीं पे प्रोड्यूस होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, और यहीं पे वो स्टोर भी हो जाता है, इसीलिए इसको बॉडी का पावर हाउस भी बोला जाता है, मतलब सेल का। तो डबल लेयर्ड round or rod shaped structure with its inner membrane having finger like projections. This is mitochondria. This is the respiratory center because energy produced by the oxidation of food products which is stored here. So the cell body is also called the powerhouse of the cell. Then centrosome क्या है? तो this structure is seen in animal cell near एंड ओवर द न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम जो है वो एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास और उसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। टू स्मॉल बॉडीज कैन ऑल्सो बी सीन इन द मिडिल ऑफ द सेंट्रोसोम, दीज आर सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें बीच में आपको दो छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं, इनको सेंट्रियोल्स बोला जाता है। सेंट्रोसोम्स हेल्प्स इन द सेल डिवीजन एंड एनिमल सेल ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन होता है ना, वहाँ पे सेंट्रोसोम्स जो है वो यूजफुल रहते हैं। सेंट्रोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड इन प्लांट सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रोसोम जो है वो प्लांट सेल में भी देखने के लिए मिलते हैं। देन एक्सप्लेन न्यूक्लियस विद डायग्राम, इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस का ये डायग्राम, और मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो एक बिग राउंड या फिर ओवैल बॉडी जो कि किसी भी सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। मतलब यूजुअली सेंटर में रहेगा, एकदम ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में ही रहे, लेकिन यूजुअली ऐसा ही होता है। ये एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, इस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है वो थिन, इलास्टिक और सेमी परमिएबल होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल जो है वह एक्सचेंज होते रहते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि एक सेल है, उसके अंदर में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म है, और उसी में ही बीच में कहीं पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इस साइटोप्लाज्म में से फ्लूइड को न्यूक्लियस के अंदर बाहर होने देता है। इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थिक सेमी फ्लूइड इज फिल्ड विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जैसे सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेम वैसे ही जो न्यूक्लियस है उसके अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आते हैं, इसका फंक्शन दिया हुआ है, तो ये सारे ही लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो एक्सप्लेनेशन हो गया, न्यूक्लियस का एक यूज़ भी लिख दिए, मतलब फंक्शन भी लिख दिए, और उसके बाद उसका डायग्राम आपको बनाना है। 18 नंबर है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन डाइसेंट्री एंड डायरिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं, दिया है तो। डाइसेंट्री और डायरिया के बीच का डिफरेंस, तो डाइसेंट्री में क्रैम्प्स और स्पाम्स देखने के लिए मिलते हैं एब्डोमिनल एरिया में, और फ्रीक्वेंटली बावल कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, मतलब बावल डिस्चार्ज, मतलब कि लूज मोशन वो फ्रीक्वेंटली होता है। और जब लूज मोशन बहुत होगा तो एब्डोमिनल एरिया, मतलब आपके पेट के पास वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। सेम वैसे ही डायरिया में भी आपको पेन होगा, लेकिन यहाँ पे वाटरी और स्टूल्स आते हैं, मतलब कि लूज मोशन जो है वो यहाँ पे वाटरी होगा, पानी पानी बहुत ज़्यादा जाता है। वहीं डाइसेंट्री में आपको ब्लड या फिर म्यूकस देखने मिल सकता है। देन डाइसेंट्री में स्लाइट फीवर आता है। जो प्रोटोजुआ है वो कभी कभी आपके हार्ट और स्प्लीन को भी हर्ट कर सकता है, और साथ ही में जो इंटेस्टाइन के वॉल्स हैं जैसे वो उससे पास होता है। तो डायरिया के सिम्टम्स में वॉमिटिंग और ड्राई माउथ है, थर्स्ट और इरिटेबिलिटी है, बहुत कम यूरिन पास होता है, या फिर डार्क येलो कलर का यूरिन जो है वो पास होगा।
देन आपको सिम्टम्स लिखने हैं चिकन पॉक्स के। तो चिकन पॉक्स के सिम्टम्स में आ जाएगा स्लाइट फीवर, हल्का फीवर तो रहता ही है, अनईजीनेस, बैक पेन, जॉइंट पेन, फीवर है तो साथ में जॉइंट पेन और बैक पेन तो आएगा ही। साथ ही में प्रोमिनेंट टाइम फॉर स्प्रेड ऑफ द डिसीज इज़ 2 डेज बिफोर, 14 डेज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रैशेस। तो ये जो डिसीज़ है उसके स्प्रेड होने का टाइम कितना दिया है, 2 से 14 डेज़ का। जो रैशेस हैं वो इतने टाइम में आपकी बॉडी में पूरे स्प्रेड हो जाते हैं। तो आप एक और लिख सकते हो इसमें सिम्टम कि रैशेस आर सीन ऑन द बॉडी। तो पोटेंसी ऑफ दिस डिसीज इज एज पर द रैशेस फॉर्म्ड ऑन द बॉडी। इसका पोटेंसी मतलब कि कितना ज़्यादा आपको हुआ है वो डिपेंड करता है कि कैसे रैशेस बने हैं आपकी बॉडी पे। अगर पोटेंसी ज़्यादा है तो रैशेस आपको पूरे बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे, और ये स्टार्ट होता है आपके नेक वाले एरिया से और आपके फेस में भी देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली आपके लोअर पार्ट्स और लेग्स में और एब्डोमिनल एरिया में। और वही ये 4 to 7 डेज़ में जो रैशेस हैं वो स्केल्स बना लेते हैं आपके बॉडी पे। अगर कम है मतलब पोटेंसी भी कम है डिसीज़ का। देन विच गैस आर मोस्टली प्रेजेंट इन एसिड रेन, हाउ डू दे अफेक्ट आवर लाइव्स। कौन से गैस जो हैं वो एसिड रेन में प्रेजेंट रहते हैं। तो गैस नहीं, यहाँ पे एसिड्स हैं, क्योंकि गैस जो है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दोनों जो गैसेस हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट किया तो नाइट्रिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट किया तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। अब ये हमारी लाइफ्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, तो जो एसिड रेन है वो प्लांट्स को, जो लीव्स होते हैं उसको येलो कर देता है और वो लीव्स जो है वो गिर जाते हैं। और प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो इसका अफेक्ट हमारी लाइफ पे तो पड़ ही रहा है। इसके बाद ये सॉइल को भी हार्म पहुंचाते हैं, वाटर रिसोर्सेज को हार्म पहुंचाते हैं, फॉरेस्ट को हार्म पहुंचाते हैं, इवन ह्यूमन हेल्थ को भी डायरेक्टली वो हार्म करते हैं। इसके बाद में ये पोल्यूट कर देते हैं लेक को, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पीशीज़ जो हैं फ़िश के, वो अभी आज की डेट में एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, मतलब कि ख़त्म होते जा रहे हैं। ये बिल्डिंग्स को कोरोड कर देते हैं, स्टैचूज़ को कोरोड कर देते हैं, जो भी स्टोन्स और मार्बल्स के बने हुए हैं। इसका एग्जाम्पल ताजमहल है। ऑप्शन में दिया है डिफरेंस, what difference do you notice on the layers of deposit on the leaf of a neem tree on the roadside and planted away, what is the effect of these on the biological process of the plant। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तो यहाँ पे इसको छोड़ दूंगी। फिर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं मिल्क प्रोडक्शन, पिसीकल्चर और एपीकल्चर में। तो मिल्क प्रोडक्शन देखते हैं, तो हमारे कंट्री में नंबर ऑफ काउस एंड बफेलोज जो है वो मैक्सिमम है। इसके लिए यहाँ पे इनको जो है वो रियर किया जाता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, इसलिए इनको मिल्च या फिर डेयरी एनिमल्स बोलते हैं। इनका रियरिंग जो है वो लार्ज नंबर में किया जाता है बड़े बड़े फार्म्स में। जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हमारे कंट्री में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है आफ्टर राइस एंड इन एग्रीकल्चर। मतलब जब एग्रीकल्चर होता है ना तो सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता है, और जब हम लोग सेकेंड कोई लार्जेस्ट प्रोडक्शन देखेंगे हमारे कंट्री में तो वो मिल्क प्रोडक्शन है। बफेलोज जो हैं वो बेटर प्रोड्यूसर्स होते हैं देन काउस, क्योंकि गाय से ज़्यादा जो बफेलोज होते हैं वो मिल्क देते हैं, और ये मेन सोर्स भी है मिल्क प्रोडक्शन का। देन आएंगे हम लोग फिर आगे इसमें। तो जो प्रॉपर रियरिंग होता है डेयरी एनिमल्स का, उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, केयर और शेल्टर का ज़रूरत होता है, और हेल्थ और ब्रीडिंग का भी। और हाइब्रिडाइजेशन से इम्प्रूव्ड ब्रीड्स बनाए जाते हैं काऊ के और बफेलोज के, जैसे कि जर्सी काउस, वो ज़्यादा मिल्क देते हैं। तो जो हायर यील्डिंग ब्रीड्स हैं काउस के, उसके कुछ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है फ्रेशियन साहिवाल और हेल्स्टियन फ्रेशियन, और इसके अलावा बफेलो का दिया हुआ है मुर्रा। देन पिसीकल्चर, पिसीकल्चर जो है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है फ़िश का। अब यहाँ पे जो फ़िश प्रोडक्शन हो रहा है वो जिस फार्म्स में किए जाते हैं या पॉन्ड्स में किए जाते हैं, इसको फिशरीज़ बोलते हैं। ये जो फ़िश हैं वो हैच होकर के स्मॉल फिशेस प्रोड्यूस करते हैं। जब स्मॉल फिशेस निकलती हैं तो जो छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं उसमें से इनको निकाल करके बड़े बड़े पॉन्ड्स में डाला जाता है, ताकि वहाँ पे इनका ग्रोथ सही से हो और वहाँ पे इनको प्रॉपर फूड, ऑक्सीजन और सनलाइट मिल सके। और इस टाइम पे जो फ़िश हैं उनको फिर फार्मर्स जो है वो कैच भी करते हैं। तो एज पर द सोर्स ऑफ वाटर दे आर फाउंड, द फिश आर ग्रुप्ड एज नॉन सॉल्टी वाटर फिश। अच्छा, कौन से वाटर में वो मिल रहे हैं उसके बेसिस पे फ़िश को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। नॉन सॉल्टी वाटर फ़िश होते हैं और सॉल्टी वाटर फ़िश। तो नॉन सॉल्टी में आप एग्जांपल याद करोगे कतला, लोबिया और रोहू का, और वहीं पे सी और ओशियंस यानी कि सॉल्टी वाटर में जो फ़िश मिल रहा है उसको सॉल्टी फ़िश बोलेंगे। इसका एग्जांपल ट्यूना, सैल्मन और कॉड है। रिप्रोडक्शन और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू न्यू वेराइटीज़ भी बनाए जाते हैं जो कि जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं और कम टाइम लेते हैं डेवलप होने में।
देन देखेंगे बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर। तो आर्टिफिशियल रियरिंग बीज का, इसको बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर बोलते हैं। यूजुअली बीज जो है वो फॉरेस्ट में मिलते हैं और इनका जो घर है वो बड़े बड़े ट्रीज़ या फिर बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं वो होते हैं। इसको ही हम लोग बी हाइव्स बोलते हैं। जो स्पेशल बॉक्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं बी रियरिंग के लिए। इसको हम लोग मतलब आर्टिफिशियल हाइव्स इनके बोल सकते हैं। यहाँ पे इनके सारे ही लाइफ एक्टिविटीज़ होते हैं इस बॉक्स के अंदर ही, जैसे कि एग्स का लेइंग भी होगा और जो क्वीन बी है वो एग्स ले करेगा, फिर जो लार्वा है वो हैच होकर के उसमें मतलब जो एग है वो हैच होकर के उसमें से लार्वा निकलेंगे। उसके बाद में प्यूपा फॉर्म होगा। फिर जो वर्कर बीज हैं वो इसका केयर करेंगे और फिर पोलन ग्रेन्स कलेक्ट किए जाएंगे फ्लावर्स से और उनको हनी में कन्वर्ट किया जाएगा। ये सब कुछ इस बॉक्स के अंदर होता है। जो हनी है उसको रिमूव करते हैं अपने हैंड के हेल्प से या फिर मशीन के हेल्प से, और ये जो हनी है फिर उसको टाइट बॉटल्स में स्टोर कर दिया जाता है और वैक्स भी ऑब्टेन करते हैं बीज से। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। देन हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर क्रॉप फ्रॉम पेस्ट। पेस्ट से क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है ये बताना है। तो उसके लिए बाउंड्रीज बना सकते हैं, फील्ड में फेंसिंग कर सकते हैं थॉर्नी वायर से। ये पेस्ट से तो नहीं, ये एनिमल से प्रोटेक्शन का हो गया। देन यहाँ पे स्केयर क्रॉस लगाने का दिया है, ये भी एनिमल से प्रोटेक्शन का हो गया। पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स या फंगीसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स दिया हुआ है। तो पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, फंगस से बचाने के लिए फंगीसाइड और इंसेक्ट से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स हैं। इसके बाद में मिक्स्ड क्रॉपिंग किया जाता है ताकि पेस्ट जो है वो ना लगे। पेस्ट कंट्रोल होता है इससे। मिक्स्ड क्रॉपिंग से अलग अलग टाइप के क्रॉप्स जो हैं वो एक साथ लगाए जाते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट दिया है पेस्ट कंट्रोल डन बाय सम पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स, फंगस एंड बैक्टीरिया एंड फंगस। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स आपका सेट 4 का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। सेट 4 अगर इन सब में व्यूज़ अच्छे खासे चले जाते हैं और उसके बाद भी डिमांड रहता है कि सेट 5 भी चाहिए तो मैं बनाऊंगी, वरना ये 4 सेट जो है वो सफिशिएंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इतने से प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अगर मॉडल पेपर्स देखना चाहते हैं तो सबका प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसको टैप करके आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं।